हेलो बच्चों, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। मेरा नाम है एम के सर। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट पर चर्चा करेंगे। पहला पार्ट हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी किए हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, या उसी को हम लोग गैल्वेनिक सेल कहते हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज एक बेहतरीन नए टॉपिक के साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड फेज लेकर हम आए हैं। इस फेज में जो हम लोगों को स्टडी करना है वो स्टडी होगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। एक कि इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है, दूसरा वैल्यू बेस्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है। ठीक है ना। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक होने वाला है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि नीट के एग्जाम में और जेई के एग्जाम में दोनों पोर्सन से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से भी एक प्रॉब्लम रहेगा और इलेक्ट्रोलाइसिस से भी एक प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है। देखो, इसमें पहला जो पॉइंट होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस किसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम आपको बताए थे कि एक आउटपुट अगर हम लोग देंगे, इनपुट देंगे, तभी जाके होगा। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस उसको कहते हैं कि इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसका सेकेंड पार्ट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यह सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है कि द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जैसे इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? केमिकल एनर्जी में। ठीक है ना। केमिकल एनर्जी में जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होगा तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ठीक है। अगर हम लोग प्रीवियस केस की बात करेंगे जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो उसमें हम आपको बताए थे कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा। इसलिए केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा तो हम लोगों के लिए बेनिफिट का है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट हो रहा था। इसमें इनपुट हम लोग कर रहे हैं, आउटपुट हमको मिलेगा नहीं। क्या कर रहे हैं? इनपुट कर रहे हैं, इसलिए यह इरिवर्सिबल होगा। लेकिन जब अगर हम प्रीवियस केस में आपको बताए थे कि केमिकल एनर्जी अगर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा तो वहाँ पर हम लोगों के लिए बेनिफिट है। ठीक है ना। तो वो कैसा होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस और स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है। चलो, तो हम लोग समझ गए। कभी भी याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ध्यान रखना, इसमें जो सेल यूज होगा ना, उस सेल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में जो सेल यूज्ड होगा उस सेल को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और यहाँ अब चूंकि सेल है तो कोई भी सेल का कंस्ट्रक्शन जो होता है, मतलब इसका बनावट जो होगा वो दो हाफ सेल से बना हुआ होता है। तो इसमें भी दो हाफ सेल्स होंगे, एनोड और कैथोड ही होगा। साइन बदल जाएगा, उस पर चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो सेल यूज होगा उसको हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रोड जो बनता है वो दो तरह का होता है। एक इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं अटैकेबल इलेक्ट्रोड और दूसरे इलेक्ट्रोड को हम लोग कहते हैं नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। तो हम लोग समझते हैं कि अटैकेबल इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं। अटैकेबल इलेक्ट्रोड हम लोग वैसे इलेक्ट्रोड को कहते हैं, जैसे यहाँ देखो, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बाद अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो क्या होगा। इसमें देखो, जैसे ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। जैसे मान लो इसको हम लोग बोलते हैं, जनरली हम लोग जो बोलते हैं वही बोलते आएंगे। लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड को हम लोग कहते हैं कि यह एनोड है और यह राइट हैंड को हम लोग कहते हैं कि यह कैथोड है। ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे कि इसको जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा। ठीक है। इसको हम लोग जोड़ देंगे तो अब क्या होगा कि इसमें एनोड जो होता है ना, और इसको आप कह सकते हो कि यह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। एनोड जो होगा पॉजिटिव और कैथोड जो होगा वो कैसा होगा? यह नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। कैथोड इसमें नेगेटिव होगा, एनोड पॉजिटिव होगा। ठीक। तो इसलिए इसको हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम लोग माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बिल्कुल यह उल्टा होता है। ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम लोग क्या देखे थे कि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा था और कैथोड से एनोड की तरफ
करेंट आ रहा था, लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा कि कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रोड आएगा, इसीलिए हम लोग इसमें कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही केमिकल में कन्वर्ट होगा। समझ रहे बात को? चलिए, अब इसमें सवाल है कि कितने तरह का इलेक्ट्रोड हम लोग बना सकते हैं। तो टोटल 2 टाइप्स है इलेक्ट्रोड का। एक को कहते हैं अटैकेबल। अटैकेबल इलेक्ट्रोड का मतलब होता है कि वैसे इलेक्ट्रोड या वैसे सब्सटेंस से बने हुए इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भाग ले, जो भी सेल का रिएक्शन हो उसमें वो पार्टिसिपेट करे। ठीक है, जो सेल रिएक्शन या इलेक्ट्रोड रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम रख रहे हैं एक्स वाई जेड, प्लस है माइनस हो सकता है, प्लस है कुछ भी जेड, और एक हम लोग और डेल्टा ले लेते हैं, ये भी माइनस है। ठीक है, अगर देखो इसमें से जो भी सब्सटेंस जैसे एक्स वाई जेड, जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोड के रिएक्शन में भाग लेगा, मतलब पार्टिसिपेट करेगा, उसको अटैकेबल इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब देखो वैसे सब सब्सटेंस से जो भी हम लोग इलेक्ट्रोड बनाएंगे वो अटैकेबल होगा। ध्यान रखना कि वह सब्सटेंस मोस्ट रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, इस सब से जो भी इलेक्ट्रोड हम लोग बनाएंगे, कॉपर जिंक एल्युमिनियम वगैरह, इस सब का क्या होगा कि यह मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो कोई भी रिएक्शन जब प्रोसीड हम लोग करेंगे केमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, तो वहां पर वह पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अगर लीस्ट रिएक्टिव की बात करते हैं कि वैसे सब्सटेंस जो लीस्ट रिएक्टिव है, बिल्कुल रिएक्शन नहीं करना चाहे, तो वैसे सब्सटेंस को अगर हम लोग इलेक्ट्रोड में यूज करेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं कि नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। और नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड का कोई भी आयंस जो होगा ना, वह इलेक्ट्रोड रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। समझ रहे बात को? नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड वैसे इलेक्ट्रोड को कहते हैं कि इट डज नॉट टेक पार्ट इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन। यह जो बना होता है बिल्कुल लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट का होता है, जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है ना, प्लेटिनम हो गया, प्लेडियम हो गया, इस सब का हम लोग अगर इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस में भाग नहीं लेगा और रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी रेट ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस, जिसको अभी थोड़ा देर के बाद हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, हम लोग सब्सटेंस के 2 कैटेगरी में बांट लिए। पहला कैटेगरी यह है कि वैसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोड के रिएक्शन में भाग ले, जैसे आप जिंक कॉपर एल्युमिनियम वगैरह का अगर सब्सटेंस मैग्नीशियम वगैरह का लेते हैं तो वो इलेक्ट्रोड के रिएक्शन में भाग लेगा। ठीक है, लेकिन जो लीस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस है जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, उसके बाद सिल्वर वगैरह, प्लेडियम की बात करेंगे तो वो इलेक्ट्रोड के रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। इसलिए वैसे हम लोग सेल को कहते हैं, इलेक्ट्रोड को कहते हैं कि नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड है। ठीक, सिंपल आपको डेफिनेशन याद रखना है इलेक्ट्रोलाइसिस में कि द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल के एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जब केमिकल एनर्जी में इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करेगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रोलाइसिस कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस में जो भी सेल यूज होता है उस सेल को हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और वो बना होगा वो इलेक्ट्रोड को, वो तो 2 तरह का इलेक्ट्रोड होगा। किस आधार पर? तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी रेट ऑफ द सब्सटेंस। तो जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट से बना हुआ होगा उसको हम लोग कहते हैं कि यह अटैकेबल इलेक्ट्रोड होगा, और जो लीस्ट रिएक्टिव से होगा उसको हम लोग कहेंगे कि यह नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड होगा। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, कि कौन से सब्सटेंस का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होता है और कौन से सब्सटेंस का रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग समझेंगे और उसी से हम लोग आगे का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, हम लोग 9th 10th में भी पढ़े थे रिएक्टिविटी रेट ऑफ सब्सटेंस। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। ठीक है, देखो किसी भी सब्सटेंस का एक ऑर्डर में, जैसे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब या तो तुम कह सकते हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का ऑर्डर होना चाहिए, या तुम कह सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, हम लोग जनरली जो स्टडी करते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के सेंस में करते हैं। हालांकि यह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर डिफाइन हम लोग चाहे तो
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में भी कर सकते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग शुरू से ही रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं तो हम लोग इसको रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में ही समझेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन ऑर्डर टू लॉस इलेक्ट्रॉन। सिंपली याद रखना कि मेटल का टेंडेंसी जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के कैपेसिटी रखता हो। दूसरा, या नहीं तो इन द ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ मेटल इन रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इसी को हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं और बेहतरीन पॉइंट है इसमें, हम लोग इस टोटल सीरीज को याद रखने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत टफ है, एग्जाम में वैसे नहीं पूछता है कि आप इसको वैल्यू बताइए। ठीक, हम लोग फॉर्मूला से निकालते हैं, जैसे आप देखे होंगे ई नॉट सेल का 2 फॉर्मूला आपको बताए थे। क्या होता है? ई नॉट सेल का 2 फॉर्मूला बताए थे, एक ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, जब रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे तो कैथोड, माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल तो एनोड, और दूसरा इसका फॉर्मूला ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे तो एनोड का इस्तेमाल करेंगे, और माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो हम लोग कैथोड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं इस फॉर्मूला के यूज करके। हमको यहाँ पर सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस जब हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस का, ठीक है ना, तो वहां पर इसका हमको वर्क करना है। अब समझते हैं कि यह सीरीज कैसा होता है। ठीक, अब देखो जैसे पॉइंट नंबर 1, जैसे इसमें देख रहे हो कि लिथियम प्लस मतलब क्या कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके खुद को न्यूट्रलाइज कर ले रहा है। देखो जैसे यहाँ पर Li है प्लस, और इसको जब हम एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तब ये क्या हो जा रहा है बताओ? Li न्यूट्रल हो रहा है। ठीक, यहाँ पर इसका ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? वो कितना दिया हुआ है? -3.0 वोल्ट, मतलब -3 पॉइंट है। देखो यहां पर दे रखा है -3.05, ठीक है, वोल्ट में दिया हुआ है, यूनिट यहां पर लिखा हुआ वोल्ट में दिया हुआ है। तो कितना हो गया? ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द लिथियम। अब देखो दूसरा, इसमें एक चीज और, जैसे लिथियम के बाद कौन सा? मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम का हम लोग लेते हैं तो मैग्नीशियम पर चार्ज कितना होता है? 2+। हम लोग इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या हो जाएगा? Mg। और आपको पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन जो गेन करता है उसको क्या कहते हैं? हम लोग रिडक्शन कहते हैं। तो इसके द्वारा जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को हम लोग कौन सा पोटेंशियल कहेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक, इसके लिए जो वैल्यू दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है -2.73। ठीक है, कितना दिया हुआ है? -2.73 यूनिट्स। इसका सबका जो यूनिट्स है वो वोल्ट है। अब समझो इसी तरह से सभी मेटल का है। हम लोगों को करना क्या है कि जैसे देखो यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 0। तो 3 कंडीशंस एक रखेंगे। एक तो हाइड्रोजन का याद रखेंगे कि हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है, तो 0 वोल्ट है। दूसरा हम लोग याद रखेंगे हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले में एलिमेंट्स के बारे में। और दूसरा तीसरा जो पॉइंट हम लोग रखेंगे कि हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट का। ठीक है, अब यहां पर देखो कि सबसे नीचे कौन है? फ्लोरीन है, F2। ठीक है ना, तो क्या होगा? जैसे यहां पर F2 है, अगर हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या हो जाएगा? 2F-। और इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए वो कितना है? +2.87 है। कितना है? +2.87 है। अब यहां से हम लोगों को समझना है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है ना, अब देखो हम लोग इसके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जब स्टडी कर रहे थे तो वहां पर हम लोग पढ़े थे स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
एंड रिड्यूसिंग एजेंट, वो दोनों फॉर्मूलाज को हम फिर से यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यह इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है, कि कौन सा सब्सटेंस ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अब देखो जैसे यहां पर ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ गए। अब देखो जैसे मान लो कि यहां पर एक तो लिथियम दे रखा है, उसके बाद सबसे नीचे में कौन है, फ्लोरीन, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा, पहले छोटा छोटा एक दो वर्ड समझ लो, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। और रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला, ठीक है ना, सॉरी, रिड्यूसिंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला, इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला, या उसी को हम लोग कहेंगे कि यह डोनर है, ठीक। ऑक्सीडाइजिंग मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा और रिड्यूसिंग का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन देगा। हम आपको बताए थे कि जिस सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसके पास उतना ही टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप रिलेशन देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ सब्सटेंस, ऑफ सब्सटेंस, तो यह जो होगा यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, रिडक्शन पोटेंशियल का। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रिडक्शन पोटेंशियल का, ठीक है ना। ऑक्सीडाइजिंग पावर किसी भी सब्सटेंस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिडक्शन पोटेंशियल का, ठीक है। ये हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट जो देखो इसका, जो दूसरा जो इसका पॉइंट होगा कि रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर ऑफ सब्सटेंस जो होगा वह किसका होगा सबसे ज्यादा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो। इसका मतलब यह है कि रिड्यूसिंग पावर ऑफ सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। इसी को हम लोग एसआरपी भी कहते हैं। एसआरपी का मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। चूंकि हम लोग इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट सेल से, ठीक। अब देखो तो दोनों पॉइंट हमको पता है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ए सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, रिडक्शन पोटेंशियल का। और उसके बाद देखो रिड्यूसिंग पावर ऑफ सब्सटेंस जो है वो क्या है कि यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब चलो, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में याद कैसे रखना है वो समझो। जैसे कोई भी अगर मेटल्स है, जैसे हाइड्रोजन से ऊपर है, तो इसके पास ना धीरे धीरे टेंडेंसी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होता। जैसे देखो लिथियम का कितना है, -3.05 है। तो इसका मतलब क्या होगा, लिथियम बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, जितना ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा कि हम इलेक्ट्रॉन लॉस करें। अब इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाले को रिड्यूसिंग कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होगा रिड्यूसिंग एजेंट का, वह अवार्ड किसके पास चला गया, लिथियम के पास गया कि नहीं गया। मतलब लिथियम जो है वह, लिथियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर जो होगा वो किसके पास है, लिथियम का। हाइड्रोजन के लिए याद रखना 0 वोल्ट, और सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर जो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी रखता हो वो कौन है, फ्लोरीन है। समझ गए बात को, इसमें इस तरह से याद रखना। हमको लाइन बाय लाइन याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, 3 जरूर याद रखना। एक तो लिथियम, तो लिथियम क्या क्या हो गया, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ
रिड्यूसिंग पावर किसका, लिथियम का, और लोएस्ट वैल्यू जो होगा रिड्यूसिंग पावर का वो किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। ठीक है, याद रखना हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल्स का धीरे धीरे क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बढ़ता है। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे टीन है तो इसके पास -0.14 वोल्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या है कि मिनिमम है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा। तो याद रखना ऊपर से जब नीचे की तरफ आओगे ना, ऊपर से जब नीचे की तरफ आओगे, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा कि रिडक्शन का टेंडेंसी बढ़ेगा। ठीक है ना, रिडक्शन का टेंडेंसी बढ़ेगा, और जब रिडक्शन का टेंडेंसी मतलब रिडक्शन पोटेंशियल का टेंडेंसी जब बढ़ेगा तो उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा। मतलब ऊपर से नीचे आइएगा तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर जाइएगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ेगा। अब ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या था, रिडक्शन, साइन बदल लेंगे। ठीक, तो ध्यान देना कि जब नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या होगा कि रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आओगे तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी। तो मैक्सिमम वैल्यू किसका हो जाएगा, लिथियम का, और मिनिमम वैल्यू किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का। अगर उसी बात को अगर हम ऑक्सीडाइजिंग के सेंस में कहेंगे तो ये हो जाएगा मिनिमम और ये हो जाएगा मैक्सिमम। तो चलो हम लिख देते हैं, ये दोनों पॉइंट को याद रखना। ठीक, अब देखो जैसे कि मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर, मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर ऑफ रिड्यूसिंग पावर इज इक्वल टू, तो ये कौन हो जाएगा, लिथियम। ठीक है, और मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर, मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर, यह किसके लिए, तो इसमें याद रखना कौन सा, F2। ठीक है, तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। दो ही कॉन्सेप्ट है, याद रखना, एक कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होगा किसी भी सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर, और रिड्यूसिंग पावर जो होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही कम रिड्यूसिंग पावर। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है तो सबसे कम होगा, मतलब इसका मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा फ्लोरीन का, और मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर जो होगा वो लिथियम का होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि काफ़ी बेहतर ढंग से आप समझ गए इसको। जब इसको समझ गए हैं हम लोग तो इसका अप्लाई करना भी हम लोग सीख लेंगे। ठीक है ना, जब समझ गए तो आसानी से इसका हम लोग अप्लाई करना सीख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसको दो अलग अलग पार्ट में पढ़ते हैं। एक वैसा जिसमें सिर्फ हम लोग क्वालिटी की बात करेंगे और दूसरा क्वांटिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हम लोगों का स्टडी होगा वो होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का उसमें बहुत मदद है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर का हम लोग बहुत यूज करेंगे कि कौन सा आयंस पहले डिस्चार्ज होगा, अगर 2-3 आयंस है तो कैसे डिस्चार्ज होगा पहले, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो देखो कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला जो स्टडी करने वाले हैं, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस का हम बोल रहे हैं कि दो तरीके से पढ़ेंगे। एक कि क्वालिटेटिव एनालिसिस की, ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट्स को अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस, सबसे पहला पॉइंट समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का टूटना है। ठीक है, तो आइए हम लोग वन बाय वन समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। ठीक है, मोल्टेन वर्ड का मतलब होता है, मोल्टेन वर्ड का मतलब होता है कि फ्री स्टेट ऑफ आयंस। ये बात जरूर याद रखना, ठीक है ना। फ्री स्टेट कहने का मतलब है कि एक साथ कोई भी सब्सटेंस हो, जैसे इस केस में हमारे पास Na+ है, तो जैसे Na+ और Cl-, इसको हम एक साथ भी रख लेंगे ना तो ये कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक है ना, इस दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगा,
उसी प्रोसेस को हम लोग मोल्टेन कहते हैं। मोल्टेन वर्ड का मतलब होता है फ्री स्टेट में, कि ना तो क्लोरीन बॉन्ड बनाएगा और ना ही सोडियम, लेकिन अलग अलग इलेक्ट्रोड पर जाके यह डिस्चार्ज होगा। तो इसको समझ लो कि मोल्टेन NaCl मीन्स फ्री स्टेट ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयंस। जब हम इस पर इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, ठीक है ना, जब हम इस पर इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो क्लोरीन जो होगा वो एनोड की तरफ मूव करेगा और सोडियम कैथोड की तरफ मूव करेगा। आइए हम लोग एक सेल डायग्राम बनाते हैं। सेल डायग्राम बनाने के बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, ये है हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये कैसा सेल है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा? एनोड होगा और कैथोड होगा। जैसे कोई भी केमिकल सेल जो बनता है या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो सब में एक होगा एनोड, ठीक, और दूसरा होगा कैथोड। अब देखो, एनोड को हम लोग जो कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव कहते थे कैथोड को और नेगेटिव कहते थे एनोड को, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इसको अब हम लोग कहेंगे, ये जो है इसको हम लोग कहेंगे कि यह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, और इसको हम लोग कहेंगे कि यह नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब इसी को लेकर हम लोग आगे काम करेंगे। इसको क्या कहेंगे कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो नेगेटिव है तो हम लोग इसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, नेगेटिव। और यह पॉजिटिव है तो इसको हम लोग पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, इस दोनों को हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक। याद रखना, बड़ा वाला पॉजिटिव होता है और छोटा वाला नेगेटिव होता है। तो कैथोड साइड वाला हम क्या दिखा रहे हैं? नेगेटिव, और एनोड साइड वाला पॉजिटिव। तो ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस सेल को हम लोग क्या कहेंगे? यह जो सेल है, इस सेल को हम लोग कहेंगे यह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझ में आया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है कि एनोड जो होगा, लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, वो पॉजिटिव होगा, और कैथोड राइट हैंड जो इलेक्ट्रोड होगा वो हम लोगों को नेगेटिव होगा, ठीक है। तो सवाल ये था कि जैसे अगर हम लोग मोल्टेन NaCl अगर वर्ड यूज नहीं करते तो Na प्लस और Cl माइनस दोनों एक जगह आएगा तो आसानी से ये क्या बना लेगा? NaCl। अब मान लो कि जब यह NaCl बना लेगा तो फिर इसका तो ऑक्टेट पूरा हो गया, तो यह अदर किसी केमिकल रिएक्शन में जाएगा नहीं, और जब अदर केमिकल रिएक्शन में जाएगा नहीं तो मेरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का वर्क तो खत्म हो गया। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि मोल्टेन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जो हम लोग वर्ड इस्तेमाल किए हुए क्या है? मोल्टेन। मोल्टेन मतलब याद रखना फ्री स्टेट ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस, जो भी हो। KCl अगर मोल्टेन रहता तो K प्लस अलग और Cl माइनस अलग, दोनों आपस में कभी भी बॉन्डिंग नहीं करेगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। देखो, अब जब हम लोग करंट पास करेंगे तो क्या होगा कि क्लोरीन जो आयंस होगा, जैसे इसमें देखो बहुत सारे आयंस है, Cl, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस और Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, ठीक है। अब देखो तो कितना है इसमें है? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मोल्टेन नहीं रहता तो ये आपस में ही बॉन्डिंग कर लेता है, और जब आपस में बॉन्डिंग कर लेगा तो जब हम इस पर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये थोड़ी ना जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो वही कहता है कि जब मोल्टेन NaCl पर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो क्लोरीन जो होगा वो कैथोड की ओर मूव करेगा, मतलब ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा और ये किधर चला जाएगा? नेगेटिव की तरफ, ठीक है। और फिर ये क्लोरीन पॉजिटिव, सोडियम नेगेटिव, याद रखना, ठीक है। अब देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी आयन जहां पर जा रहा है वहीं पर डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब अपने आयन्स को डिस्चार्ज कर देगा, ठीक है। तो अब देखो एनोड पर कौन सा जा रहा है? क्लोरीन। तो कोई भी सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बदलता नहीं है। जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि एनोड पर जो रिएक्शन होता है वो कैसा होता है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन होता है, और कैथोड पर जो रिएक्शन होता है वह कैसा होता है?
रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन होता है। तो हमारे पास एनोड है, तो एनोड पर कौन जा रहा है? क्लोरीन, नेगेटिव आयंस वाले, और सोडियम कहाँ जा रहा है? नेगेटिव आयंस के तरफ, मतलब कैथोड के तरफ। तो कहता है कि बोथ आयंस डिस्चार्ज दियर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, जो जहां जा रहा है वहीं पर डिस्चार्ज हो जाएगा, मतलब उसका रिएक्शन उसी इलेक्ट्रोड के साथ में हो जाएगा। अब आओ, जैसे पॉइंट नंबर 1 में कि एट एनोड जब बात हम लोग करेंगे एनोड का, तो एनोड पर कैसा होता है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? तो क्लोरीन वाले। तो देखो, तो Cl- है, इसको इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? Cl2, क्योंकि Cl अकेले तो फॉर्म में रहेगा नहीं ना, ठीक, सॉरी, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे? 2 कर लेंगे। अब देखो, तो दोनों Cl 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्या बना लिया? क्लोरीन। अब देखो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1 है, और यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0 है। तो देखो, किसी भी एटम्स के लिए जब ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करता है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब देखो दूसरे केस में, देखो हम लोग काम करेंगे रिडक्शन के लिए, ठीक है ना, जब हम लोग वर्क करेंगे कि कैथोड पर क्या होगा, तो एट कैथोड, ठीक है, तो कैथोड पर कैसा होगा? रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है ना, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या करेगा? गेन करेगा, ठीक है ना। तो अब देखो, तो कैथोड पर जो एलिमेंट्स जा रहा है वो कौन सा है? सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम है। तो क्या हो जाएगा? 2 मोल्स ऑफ सोडियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इसलिए लिए हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन वाले केस में 2 इलेक्ट्रॉन है, और हम लोग जानते हैं कि लॉस और गेन दोनों बराबर होता है, ठीक है ना। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड। किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए या किसी एक सेल के लिए लॉस और गेन आपस में बराबर होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2Na+, मतलब 2Na न्यूट्रल बन गया, ठीक। अब 2 अलग अलग हम लोग हाफ सेल मिल गया हमारे पास, एनोड का भी मिल गया, कैथोड का भी। देखो यहाँ भी देखो, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1, और यहाँ फ्री स्टेट है तो कितना हो जाएगा? 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कि यह रिडक्शन है। समझ रहे हैं ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? कि यह रिडक्शन है। अब देखो, अब हमको चाहिए कंप्लीट सेल रिएक्शन। जब कंप्लीट सेल रिएक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा कि इसको और इसको, मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा उसको देखो, इसको पहले ध्यान से समझ लो, उसके बाद देखो, जैसे हम लोग दोनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के लिए क्या करेंगे? देखो जैसे यहां पर देखो, ऐड करने के लिए एडिंग बोथ हाफ सेल रिएक्शन। हमारा जो पहला जो रिएक्शन था वो कौन सा था? कि 2Cl- कन्वर्ट हो रहा था 2Cl- कन्वर्ट हो रहा है क्या? Cl2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में, और फिर उसके बाद दूसरा जो हमारे पास है तो 2Na+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये कन्वर्ट हो रहा है 2Na न्यूट्रल फॉर्म में। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया? Cl- प्लस 2Na+ कन्वर्ट हो जाएगा Cl2 और प्लस 2Na। तो देखो इस केस में भी क्या हो रहा है? इस केस में भी क्या हो रहा है?
कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा इसमें भी होगा कि ऑक्सीडेशन का भी प्रोसेस होगा और रिडक्शन का भी प्रोसेस होगा। हम लोगों को यहाँ पर बहुत आसान था, यहाँ आसान इसलिए था कि एक ही आयंस था, मतलब पॉजिटिव भी एक था और नेगेटिव भी एक था। तो जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर सिंगल टाइप्स ऑफ एनायंस हो और सिंगल टाइप्स ऑफ कैटायंस हो तो बहुत आसान है। कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जब भी ऐसा मिले तो तुम समझ लेना सीधे सीधे क्या कि जो आयंस जिस इलेक्ट्रोड पर जाएगा वहीं पर डिस्चार्ज हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अब जो हम लोग नेक्स्ट जो चर्चा करने वाले हैं उसमें क्या होगा कि अलग अलग मतलब दो केटायन हो सकता है, दो एनायंस हो सकता है, तो उसमें हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पहले कौन डिस्चार्ज होगा। वहां पर हम लोगों को मदद करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, याद रखना। तो देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि क्या होगा। हाँ, तो अब देखो जैसे इक्वस Na2SO4 है तो इसके पास कितना आयंस है, दो आयंस है। देखो जैसे हम बनाते हैं Na2SO4 तो इक्वस वर्ड का मतलब क्या है कि इसमें H2O भी होगा। तो H2O जब हम डिसोसिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, H प्लस और प्लस OH माइनस। और दूसरा जो हमारे पास है वो क्या है, Na2SO4 Na2SO4। तो इसको भी हम लोग डिसोसिएट करेंगे, ये भी इक्वस फॉर्म में, ये तो वाटर ही है। तो क्या हो जाएगा बताओ कि 2Na प्लस और प्लस SO4 2 माइनस। तो यहां गौर से देखो क्या है कि दो केटायन हैं, दो एनायन हैं, लेकिन इससे प्रीवियस केस में जब हम बात कर रहे थे मोल्टेन NaCl वाला में तो वहां पर कितना था, एक केटायन था एक एनायन था। तो वहां पर आइडेंटिफाई करना बहुत आसान था कि कौन सा जाके कहाँ खटाक से जाएगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के पास और नेगेटिव पॉजिटिव के पास। लेकिन जब कभी भी दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हैं, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, गौर से देखो, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे हैं तो इसमें आपको पता है कि कैथोड कैसा होगा, नेगेटिव होगा, एनोड कैसा होगा, इसको एनोड बोलते हैं तो पॉजिटिव, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। तो इसमें देखो H प्लस भी है, Na प्लस भी है, उसी तरह से OH माइनस भी है और SO4 2 माइनस भी है। तो सवाल तो यहाँ पर ये आ रहा है ना कि ये दोनों नेगेटिव जो होगा तो ये तो एनोड की ओर शिफ्ट करेगा और फिर ये जो भी है ये भी तो उधर जा रहा है ना। तो यहाँ पहले कौन डिस्चार्ज होगा ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से ही कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो जैसे यहाँ पर ये दोनों केटायन है और ये दोनों एनायन है, अब इसमें से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल से। आपको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है रिड्यूसिंग पावर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक, और ऑक्सीडाइजिंग पावर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। अब इसी पॉइंट को लेकर हम इस आयंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो जिस सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, उसके पास टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन लेने का। रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है। तो याद रखना जिस सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसके पास टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने का और वो ऑक्सीडाइज होगा, और जब ऑक्सीडाइज होगा तो वो पहले डिस्चार्ज होगा। आई बात समझ में, याद रखना हायर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल मोर इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, more is the tendency to gain electron and get oxidized is discharge first at cathode। समझ में बात, चलो देखो इसको हम लोग समझते हैं। देखो सिंपल बात है, देखो हायर द वैल्यू ऑफ
higher the value of reduction potential, more is the tendency to gain electron. क्या हो जाएगा? to gain electrons and get oxidized and it discharge first at cathode. ठीक है ना? मतलब कह रहा है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा होगा तो वो पहले डिस्चार्ज होगा। अब देखो हम लोग बना लेते हैं इसको कि कौन पहले कहाँ डिस्चार्ज होगा, उसके बाद कौन जाएगा। जैसे अब यहाँ जो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो एक Na प्लस है और इक्वल्स की वजह से एक H प्लस है, तो रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H प्लस ये ग्रेटर देन होगा किसका? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Na प्लस से। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यहाँ है Na प्लस, ठीक है ना, Na प्लस। इसका मतलब क्या है कि H प्लस आयंस पहले डिस्चार्ज होगा, कहाँ? कैथोड पर। इसका मतलब यह है कि H प्लस आयंस डिस्चार्ज फर्स्ट एट कैथोड, पहले कैथोड पर जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा? 2H प्लस, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? H2। कैथोड पर कैसा होता है रिडक्शन? तो देखो +1 से कहाँ जा रहा है? 0। ये हम लोगों का पहला पॉइंट था। याद रखना कि जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी उतना ज्यादा होगा और वह ऑक्सीडाइज करेगा और पहले जाके डिस्चार्ज होगा। तो मतलब पहले H प्लस डिस्चार्ज होगा और H प्लस डिस्चार्ज होने के बाद तब जाके रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सोडियम का कम है तो तब बाद में सोडियम डिस्चार्ज होगा। इसका नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोगों का होगा, ये मेरा पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, अब देखो, अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है तो उसके पास टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा ट्रांसफर करेगा ना। तो लोअर द वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज द टेंडेंसी टू लॉस electrons is discharge first at एनोड। ठीक है, अब जहां भी ध्यान देना कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो इलेक्ट्रॉन जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो हम लोग जानते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल में और रिड्यूसिंग पावर में रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। तो रिडक्शन पोटेंशियल कम, उसके पास टेंडेंसी क्या होगा? लॉस इलेक्ट्रॉन, मतलब ज्यादा करने का। ठीक है ना, वो पहले डिस्चार्ज होगा। तो यहां पर जो होगा वो होगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ SO4 2- इज ग्रेटर देन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ OH-। इसका मतलब यह हुआ कि OH- आयंस पहले डिस्चार्ज होगा, कहाँ? एनोड पर। ठीक है ना, OH- आयंस पहले डिस्चार्ज होगा कहाँ? एनोड पर। ठीक है, तो याद रखना, इसको नोट कर लो। हम इधर मिटा देते हैं। देखो
याद रखना। देखो यहाँ अब देखो कि OH माइनस आयंस इज डिस्चार्ज फर्स्ट एट एनोड। OH माइनस आयंस पहले डिस्चार्ज करेगा, तो एनोड पर कैसा होता है ऑक्सीडेशन, तो क्या हो जाएगा एट एनोड। तो ऑक्सीडेशन के लिए देखो OH माइनस कन्वर्ट हो रहा है तो बनेगा O2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। इसको बैलेंस करने के लिए 2 कर लेते हैं, और इधर भी देखो 4 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी हम लोग 4 कर देंगे, और इसमें जोड़ दो +4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस केस में यहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो 2 ही पॉइंट याद रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो पहले जाएगा एनोड पर डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम वो पहले आएगा एनोड पर। दोनों कंडीशंस याद रखेगा। पहला कंडीशंस क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा तो वो कैथोड पर जाकर डिस्चार्ज हो जाएगा, और रिडक्शन पोटेंशियल कम वो कहाँ चला जाएगा एनोड पर। लेकिन ध्यान देना हम 2 कंपेरिजन कर रहे हैं अलग अलग के लिए, ऐसा मत कर लेना कि यहाँ हम लोअर वैल्यू लिखे थे, जैसे लोअर वैल्यू, तो यहाँ भी तो 2 एलिमेंट्स है ना। ये कब केस करना है, केस ये कब एराइज होगा, जब एक ही सिस्टम में 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आयंस आएगा तब, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट था आज का, उसमें था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग टॉपिक चर्चा करने वाले हैं वो अगले वीडियो में हम लोग टॉपिक चर्चा करेंगे, और वो होगा इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। काफ़ी बेहतरीन क्लास होने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद जो हम लोगों का क्लास होगा वो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, और उसका हम लोग पढ़ेंगे कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है ना। उसमें हम लोग फैराडे का 2 लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ, ठीक है। आई होप आप लोग एंजॉय कीजिए इस टॉपिक के साथ, और प्रिपेयर करके रखिए कि अगला टॉपिक में काफ़ी मजा आएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।